निकल ये मैं शुरू से कर रहा हूं। कल तो नहीं निकाला ना कोई स्लाइड आपने? नहीं। ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले मुझे बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 का नाम क्या है? इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। मुझे बताओ ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा, नॉट अप्लाइज ऑन फॉलोइंग एसेट्स। जो आपकी इन्वेंट्री है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में जो आती है, क्या उसके ऊपर ये अप्लाई होगा? फटाफट से बताओ, क्या इन्वेंट्री पर ये अप्लाई होगा? द आंसर इज नो। वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आप बिल्डिंगें बना रहे हैं, क्या उस पर यह अप्लाई होगा? द आंसर इज नो। क्या इन्वेस्टमेंट पर यह अप्लाई होगा? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, इस पर भी अप्लाई नहीं होगा। क्या डेफर्ड टैक्स एसेट्स को हम इंपेयर करेंगे? द आंसर इज नो। इसका मतलब आपको यह तो ध्यान रखना है कि इन एसेट्स की हम इंपेयरमेंट नहीं कर रहे हैं। ये एमसीक्यू के लिए आपके लिए रेलेवेंट पॉइंट है, अदरवाइज आपको ये कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। मतलब इन एसेट्स को आपको ध्यान रखना है कि हम इंपेयर नहीं करते हैं, बाकी एसेट्स को हम इंपेयर करते हैं। इंपेयरमेंट का मीनिंग क्या होता है? अगर कोई पूछे इंपेयरमेंट का मीनिंग क्या है, तो इंपेयरमेंट का मीनिंग है रिडक्शन इन वैल्यू। यानी जो वैल्यू में रिडक्शन है, ये आपके पास एसेट की वैल्यू में जो रिडक्शन है, ये उसका स्टैंडर्ड है, ये उसका बेसिक काम है। मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए आपको कभी भी आ जाए कि आपको इंपेयरमेंट करनी है, तो हमें सबसे पहले, मैंने आपसे कहा कि हमको क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले अपने पास, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बोलता हूं, हालांकि मैंने आपको ये ऐसे लिखवाया हुआ नहीं है अभी तक। तो अगर आपको ये इंपेयरमेंट करनी पड़ती है किसी भी केस में, तो मैंने आपको जो बोला है, अब उसके अंदर ना थोड़ा सा इश्यू आएगा मेरे को आज। सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड लगाना है तो सबसे पहले कंडीशंस इंडिकेटिंग इंपेयरमेंट लॉस मस्ट एग्जिस्ट। याद आया? अगर मान लो कंडीशंस ही नहीं है क्या इंपेयरमेंट लॉस निकाला जाएगा? तो अगर मान लो कंडीशंस ही नहीं है, फिर थोड़ा ना इंपेयरमेंट लॉस निकाला जाएगा। कुछ याद है आपको हमने कितने इंडिकेटर्स बताए थे? तो हमने आपसे कहा कि टोटल 7 इंडिकेटर्स हैं। वो 7 इंडिकेटर में कोई भी इंडिकेटर एग्जिस्ट करता है या एक से ज्यादा इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं, तो कंपनी इंपेयरमेंट लॉस का कैलकुलेशन करती है। तो ये मैंने आपको रिवीजन में अभी नहीं बता, क्योंकि स्टेप 1 यही होता है, बट इंस्टीट्यूट कभी ये पूछता नहीं है, तो मैंने आपको सिंपली बताया। अभी मैं ये 7 पॉइंट बताऊंगा, थोड़ी देर में बताऊंगा। नंबर 2, मुझे बताइए कि जब आपने कंडीशंस को देख लिया, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? देन आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एसेट्स। फिर आप हर एसेट को आइडेंटिफाई करो। मुझे फटाफट से बताओ, मैंने आपसे कहा था कि कितने प्रकार के एसेट हो सकते हैं। नंबर 1, क्या कोई इंडिविजुअल एसेट भी हो सकते हैं विच आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लोज ऑन इंडिपेंडेंट बेसिस, जो लार्जली इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं? क्या कुछ एसेट्स ऐसे हो सकते हैं? मुझे एग्जांपल दे दो, जैसे कौन कौन से? जैसे कार, उबर ऑब्लिक रेंटल,
जैसे एयरक्राफ्ट, इंडिगो, जैसे वेंडिंग मशीन, जैसे मैगजीन टाइटल्स। तो मुझे बताओ, क्या ये इंडिपेंडेंट हर कार अपना एसेट, अपना रेवेन्यू निकाल सकती है, या हर एयरक्राफ्ट अपना रेवेन्यू निकाल सकता है, या हर वेंडिंग मशीन अपना रेवेन्यू निकाल सकती है, या हर मैगजीन अपना रेवेन्यू निकाल सकता है? तो हमें अपने पास इसमें क्या करना चाहिए? इंडिविजुअल टेस्टिंग करनी चाहिए। इफ इंडिविजुअल एसेट्स is not capable of generating cash flows on independent basis, फिर आप क्या करेंगे? मेक स्मॉलेस्ट ग्रुप। तो आप छोटे छोटे एसेट्स का ग्रुप बनाओगे, विच इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश, विच इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश। क्या आपको याद है कि अगर ग्रुप होगा तो इंपेयरमेंट लॉस विल बी कैलकुलेटेड फॉर, इंपेयरमेंट लॉस विल बी कैलकुलेटेड फॉर ग्रुप। आप ग्रुप के लिए कैलकुलेट करेंगे। जब ग्रुप के लिए कैलकुलेट करोगे तो क्या इंपेयरमेंट लॉस विल बी एलोकेटेड टू एसेट्स इन रेशियो ऑफ बुक वैल्यूज। क्या याद आ गया आपको कि बुक वैल्यू की रेशियोज में आपको अपने पास इसको एलोकेट करना है। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का नंबर था ए, जो हमने आपको क्लास में कराया है। ये मस्ट डू क्वेश्चन है। ओके, याद आया? मैंने आपको एक ग्रुप बना करके ग्रुप के अंदर कहा था कि हम इंपेयरमेंट करेंगे। तो ग्रुप की इंपेयरमेंट जो है वो कैसे होती है, वो हमने आपको सिखानी है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या गुडविल की भी इंपेयरमेंट होती है? क्या गुडविल की भी इंपेयरमेंट होती है? भाई, इंडिपेंडेंट कैश जनरेट कर सकते हो, बिल्कुल ठीक। ग्रुप में जनरेट कर सकते हो, बिल्कुल ठीक। क्या गुडविल इंडिपेंडेंट कैश जनरेट कर सकती है? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। कैन गुडविल इंडिविजुअली इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश? क्या गुडविल से अकेले कैश मिल सकता है? गुडविल से अकेले तो नहीं मिल सकता। गुडविल धंधे की है और मशीनें लगेंगी, सब लगेगा और गुडविल से भी फायदा होगा, लेकिन गुडविल अकेले से तो आप कैश जनरेट नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं अपनी गुडविल किराए पे दे देता हूं हर रोज, कैसा होता है? द आंसर इज नो। तो गुडविल इज नॉट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश। देयरफॉर हमें क्या करना पड़ता है? गुडविल के लिए हमें कोई अपना अलग तरीका लगाना पड़ता है। गुडविल इज एलोकेटेड टू सीजीयूज। हम गुडविल को क्या करते हैं? सीजीयूज में एलोकेट करते हैं एंड देन कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस। हम तब इंपेयरमेंट लॉस निकालते हैं। इस अप्रोच का क्या नाम है? इस अप्रोच को बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, जिसके अंदर हम गुडविल को क्या करते हैं? हम सीजीयूज में एलोकेट करते हैं और फिर उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस निकालते हैं। मजे की बात तो यह है, हम हमेशा फर्स्ट इंपेयरमेंट लॉस किसको देते हैं? जो सबसे पहला इंपेयरमेंट लॉस होता है, हम किसकी झोली में डालते हैं? हम कहते हैं इंपेयरमेंट लॉस फर्स्ट गुडविल का होता है, और सेकेंड इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है? अदर एसेट्स का होता है, अदर एसेट्स इन ग्रुप। हम अपने पास इस तरह से गुडविल अगर होती है तो गुडविल के लिए हम बीयू अप्रोच लगाकर करते हैं। यहीं पर एक और भी चर्चा आ जाती है। वो क्या आ जाती है? इफ गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड, अगर गुडविल एलोकेट नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी एलोकेटेड, देन अप्लाई BU approach, bottom up approach, and
टॉप डाउन अप्रोच, हमें टीडी अप्रोच और बीयू अप्रोच लगानी चाहिए। तो अभी मैंने इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल्स नहीं करवाए, तो मैं आपके साथ आज ये वाली चर्चा भी करूंगा। तो ये मैंने आपको सिंपली रिवीजन के अंदर तो फ्लो आ रहा था, तो मैंने आपको साथ में बता दिया कि साहब मेरे पास गुडविल के अंदर भी इंस्टीट्यूट ने क्या इनके ऊपर सवाल पूछे हैं कभी? इंस्टीट्यूट ने कभी सवाल नहीं पूछे, लेकिन हमको पता होने चाहिए। फिर एक चौथी आइटम और भी बताई थी। चौथे एसेट कौन से थे? कॉर्पोरेट एसेट्स। कॉर्पोरेट एसेट कौन से हैं? समझ लो हेड ऑफिस एसेट्स, यानी कि वो एसेट जो कभी भी कैश जनरेट नहीं कर सकते हैं, यानी हेड ऑफिस की बिल्डिंग, अकाउंटेंट की बिल्डिंग, अकाउंटेंट का मतलब डायरेक्टर का रूम, उसके एसेट्स, तो ये आपके होते हैं कॉर्पोरेट एसेट्स। इनको भी क्या करते हैं? हम इनको भी एलोकेट कर देते हैं टू CGUs, और देन हम कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? इंपेयरमेंट लॉस। इसका भी नाम बॉटम अप अप्रोच है। हम इसमें पहला इंपेयरमेंट लॉस, जैसे यहां मैंने बोला था कि पहला इंपेयरमेंट लॉस गुडविल का है, क्या यहां पहला इंपेयरमेंट लॉस कॉर्पोरेट एसेट का है? द आंसर इज नो। यहां पर हम कहते हैं कि आप एलोकेट कर दोगे impairment loss to all assets in book value ratio। अच्छा, मुझे बताओ, अगर आप कॉर्पोरेट एसेट को नहीं एलोकेट कर सकते, इफ कॉर्पोरेट एसेट्स कैन नॉट बी एलोकेटेड, अगर आप उसको एलोकेट नहीं कर सकते, तो क्या यहां पर भी आपके पास अप्रोच लगानी पड़ेगी? अप्लाई बीयू अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच। यहां पर भी आपको दो अप्रोचेस लगानी पड़ेंगी। इंटरेस्टिंगली मैंने अभी इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं किए हैं, बट मैं आपसे कह रहा हूं सी एग्जांपल्स। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा, वो आपने जरूर करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ तो सकते ही है। तो सी एग्जाम्पल्स, तो आज मैं आपके साथ इनके ऊपर भी एग्जाम्पल्स करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? मैं इस पार्ट को भी समझाने के लिए आपके साथ बात करूंगा। तो मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये चार तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं? ये हो सकती हैं। अच्छा, इंडिविजुअल एसेट में इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकालते हैं? फटाफट से बताओ, इंडिविजुअल एसेट्स में इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकालते हैं? अब सारे के सारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन इसी मुद्दे पर हैं। तो मुझे बताओ, इंपेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू CA माइनस RA। तो ये आपने क्या फॉर्मूला बार बार लगाया था? हाँ। क्या आपके सारे इंडिविजुअल एसेट हुआ करते थे? हाँ। एक मशीन होती थी, उसी मशीन की इंपेयरमेंट कर रहे होते थे। क्या हमने कभी ग्रुप बनाया था? हमने कभी एग्जाम क्वेश्चंस के जो किताब के क्वेश्चंस हैं उनमें कभी ग्रुप नहीं बनाया। तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी कंटेक्स्ट में हमारे पास आते हैं। मुझे फटाफट से बताओ, इसमें CA का मतलब क्या है? क्या CA आफ्टर डेप्रिसिएशन है और आफ्टर रीवैल्यूएशन है, इफ एनी? फटाफट से बताओ, क्या कैरिंग अमाउंट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर रीवैल्यूएशन? द आंसर इज यस। क्या मैं आप पर डिपेंडेंट हो जाऊं कि CA तो मतलब बुक वैल्यू है, आप हमेशा निकाल ही लेंगे? इसका मतलब आप बुक वैल्यू हमेशा ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे फटाफट से बताओ फिर RA क्या है? RA इज हायर ऑफ, तो RA किस किस का हायर है? तो याद कराओ और मुझे बताओ। RA इज हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस मतलब जैसे आप NRV निकालते थे स्टॉक में, बिल्कुल वैसे ही है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस, यानी उसको बेचने के खर्चे, ये निकल कर आता है NSP। मुझे ये बताओ, अगर कभी ये नेगेटिव हो जाए तो आप इसे कितना कंसीडर करेंगे? अगर ये कभी नेगेटिव हो जाए तो आप इसे कितना कंसीडर करेंगे? तो इफ नेगेटिव, टेक इट एज 0, आप उसे 0 ले लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ दूसरी चीज क्या होती है?
एनएसपी के अलावा आप हायर किसका लेते हैं? वैल्यू इन यूज। तो वैल्यू इन यूज, क्या ये भी अगर नेगेटिव आए तो इसे भी जीरो ले लेते हैं? फटाफट से बताओ। तो भाई आंसर इज यस, कि अगर मान लीजिए कभी भी ये नेगेटिव आ जाए तो आप इसको भी क्या ले लेते हैं? जीरो। वैल्यू इन यूज कैसे निकाली जाती थी? अब मुझे फटाफट से बताओ, क्या वैल्यू इन यूज के लिए हम फ्यूचर के कैश फ्लोज को आइडेंटिफाई करते थे कि हर साल कितने 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 कैश फ्लोज होंगे? हां। कितने वर्ष के लिए आमतौर पे डाटा दिया जाता है? 5 वर्षों के लिए आमतौर पे डाटा दिया जाता है, बट स्टिल इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है। क्या इसके आखिरी में रेजिडुअल वैल्यू को भी ले लेते हैं कैश फ्लो? हां, इसको भी ले लेते हैं। और इसको हम किससे डिस्काउंट कर देते हैं? हम डिस्काउंट रेट लगाकर इसको क्या कर देते हैं? हम डिस्काउंटिंग कर देते हैं। तो क्या उससे जो निकल कर आती है दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज। जो निकल कर आती है दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज। मुझे फटाफट से बताओ, जब वैल्यू इन यूज आ गई तो क्या उसके बाद आरए निकल सकता है? फटाफट से बताओ। जब वैल्यू इन यूज आपने यहां ढूंढ ली तो क्या आपके पास वैल्यू इन यूज पता चल गया तो आरए पता चल गया? और अगर आरए पता चल गया तो क्या आप इंपेयरमेंट लॉस निकाल सकते हैं? जब आरए भी पता है, सीए भी पता है, तो आप इंपेयरमेंट लॉस निकाल सकते हैं? द आंसर इज यस। मैं ये मान रहा हूं कि आपको डिस्काउंट रेट निकालने आते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट को बार बार एंटर करोगे तो आपको डिस्काउंट रेट मिल जाएंगे। इस पर ज्यादा रिसर्च आप अपने सीए एफएम के अंदर करोगे। ओके, हमारी क्लासेस के लिए आपको ये बेसिक डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू आनी चाहिए। मुझे ये बताओ, इसका ट्रीटमेंट क्या करते थे? ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस क्या होता था? तो इंपेयरमेंट लॉस का जो ट्रीटमेंट था उसके लिए हम 2 जनरल एंट्री डालते थे। एक तो लिखते थे इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस, या आप पीपीई भी लिख सकते हैं या इंटेंजिबल एसेट भी लिख सकते हैं। बीइंग इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्डेड। मुझे बताओ, एक और भी एंट्री डालते थे, क्या ये इंपेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर है तो उसके संग एडजस्ट होगा? अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो उसके संग एडजस्ट होगा। अगर वो नहीं है तो क्या ये पीएनएल के संग एडजस्ट होगा? द आंसर इज यस। तो आप ये प्रॉफिट एंड लॉस के संग एडजस्ट करेंगे। मुझे ये बताओ, बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व कैसे निकालते हैं? बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व जो अवेलेबल होगा वो कैसे ढूंढेंगे? तो मैंने कहा देखो, रिवैल्यूएशन रिजर्व का जो बैलेंस होता है वो कितना होता है? पास्ट में अपवर्ड रिवैल्यूएशन, क्या उतना ही होता है? फटाफट से बताओ भाई, पास्ट में अगर आपने अपवर्ड रिवैल्यूएशन की थी तो उतने का ही रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा? हां। क्या पास्ट में अगर आपने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कर रखी है तो क्या उससे ये अमाउंट कम हो जाएगा? तो यही आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व बचेगा, जिसे बोलते हैं करंट रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो यानी आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व जो आपने पास्ट में रिवैल्यू किया था माइनस अगर आपने डाउनवर्ड वैल्यू किया था, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या इंस्टीट्यूट कुछ गड़बड़ घोटाला भी करता था? वो कभी कभी बोलता था कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में हम इफ क्वेश्चन मेंशंस that additional depreciation is adjusted against revaluation reserve। अगर क्वेश्चन मेंशन कर दे कि मैं एडिशनल डेप्शन रिवैल्यूएशन रिजर्व के संग एडजस्ट करता हूं तो मुझे बताओ तब रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस कितना निकलेगा? तो जो भी आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस होगा, हम क्या उसमें से एडिशनल डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देंगे? हां, एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन। तो हमने रिवैल्यूएशन में जो आपने वैल्यू बढ़ाई थी उतने की डेप्शन एडजस्ट कर देंगे। दिस बिकम्स योर बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व। मुझे बताओ, जितना भी बैलेंस होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्या वही आप एडजस्ट करेंगे?
द आंसर इज यस। यानी जो आपका बैलेंस इन रिवोल्यूशन रिजर्व है वही एडजस्ट होगा, और ये जो बैलेंस आप अपने पास निकालते हैं कायदे से हमेशा इतना ही होना चाहिए, बट अगर आपको कभी क्वेश्चन कह दे तो हमें इस तरह से रिवोल्यूशन रिजर्व में एडिशनल डेप्रिसिएशन को भी एडजस्ट करना पड़ता है। क्या आपके इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन इसी मुद्दे पर है? अब ध्यान से मुझे बताओ, आपका आईसीएआई जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपका आईसीएआई सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ रहा है? आपका आईसीएआई सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ रहा है? वो कह रहा है जी यही है बच्चों से पूछने वाली बात, इसका मतलब हमारे को वो ये वाले क्वेश्चन ही केवल पूछे जा रहा है कि आप इंपेयरमेंट लॉस इंडिविजुअल एसेट का कैसे निकालेंगे। तो आई होप ये जो पार्ट था, दिस इज योर इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी जो मैंने ये लिखा ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तो आप इसे अच्छे से करके जा रहे हैं। एंड दिस इज माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी कि इंस्टीट्यूट इस पर सवाल पूछ सकता है, ये भी हमें करके जाने चाहिए। देयरफॉर यहां पर चूंकि बुक में क्वेश्चन नहीं है तो आई विल बी टेकिंग द एग्जांपल्स, और आप एग्जांपल्स के रूप में इनको तैयार करके जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने आपको वो इंडिकेटर अभी तक नहीं बताए, तो कोई बात नहीं, मैं आप अपना अगली रिवीजन करूंगा तो मैं आपको ये इंडिकेटर 7 इंडिकेटर की लिस्ट भी आपको बता दूंगा। तो ये मेरे पास ऐसा एस्पेक्ट है। मैं एक बार चाहता हूं कि आप अपने पास मस्ट ट्राई क्वेश्चंस जो है वो भी समझ लें कि आपने कौन से क्वेश्चंस पक्का करने हैं। तो मैं एक बार अपने पास अब यहां से किताब पर जाता हूं और किताब से देखकर बताता हूं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पक्का करने चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार लिख लेना, मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 1 इज मस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 इज मस्ट, 3 is also must, 4 is also must, 5वां क्वेश्चन थ्योरी का छोड़ दो, 6ठा क्वेश्चन इज ऑल्सो मस्ट, 7th क्वेश्चन इज ऑल्सो मस्ट, 8वां क्वेश्चन छोड़ दो, 9वां 10वां 11वां भी मस्ट है। तो मुझे बताओ जी अब कौन कौन से क्वेश्चन मैंने मस्ट वाले बोले। क्वेश्चन 1 2 3 4 6 7 8 नहीं था, 9 10 बोला था मैंने, 10 और 11 ये मस्ट डू क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको जरूर करना है। प्लस जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको ए बी सी करके लिखे हैं ये एग्जाम्पल्स भी आपने जरूर करने हैं। ये आपका टोटल एस्पेक्ट है। अभी मैंने वैशाली एमसीक्यू नहीं किए क्योंकि मेरा टॉपिक बचा हुआ है। एमसीक्यू के अंदर तो आप एमसीक्यू कर ही लेंगे, सारे के सारे एमसीक्यू देंगे, उसमें कोई सिलेक्शन नहीं होती है। तो मैं यहां तक की बातें करके अब मैं आपको अपने पास ये वाले पार्ट के ऊपर ले जाना चाहता हूं, इस वाले पार्ट पर ले जाना चाहता हूं, गुडविल वाले पार्ट पर लेकर जाना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं इसको रिवाइज कर दूं एक बार। नेकपाल, इंपेयरमेंट को टेस्ट करने के लिए हमेशा हमारे पास कंडीशंस चेक होनी चाहिए। तो दो तरह की कंडीशंस होती हैं, एक होती हैं एक्सटर्नल और दूसरी होती हैं इंटरनल। तो ऐसे कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जिनको देख करके पता चलता है कि इंपेयरमेंट हो सकती है? अगर मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट्स हैव डिक्लाइंड सब्सटेंशियली, अगर हमारे एसेट की मार्केट में प्राइस सब्सटेंशियली गिर गया है तो यह एक इंडिकेटर है इंपेयरमेंट लॉस का। या इंटरेस्ट रेट्स हैव इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली, या हमारे इंटरेस्ट रेट जो थे वो काफी इंक्रीज कर गए हैं। अनफेवरेबल conditions against entity relating to demand, भाई हमारे खिलाफ
कंडीशन चल रही हैं जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड रिड्यूस हो गई है, या पॉलिसीज, हमारे खिलाफ कोई पॉलिसीज चल रही हैं, तो यानी कि ये आपके पास एक इंडिकेटर है कि आपके पास क्या है, आपको चेक कर लेना चाहिए, देयर कैन बी इंपेयरमेंट लॉस, या स्टॉक प्राइसेस हैव कम डाउन सब्सटेंशियली, यानी हमारे पास जो एसेट था, जैसे उसके प्राइस गिरते हैं वैसे ही स्टॉक का प्राइस यानी शेयर का प्राइस जो है वो भी क्या हो गया, काफी गिर गया है। वैसे कुछ इंटरनल इंडिकेटर भी होते हैं। कंपनी के पास जो एसेट है, एसेट हैज बीन फिजिकली डैमेज्ड, ये भी एक कंडीशन है कि अगर एसेट फिजिकली डैमेज है तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि कुछ स्थिति खराब हो सकती है। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एसेट्स, एसेट की परफॉर्मेंस इकोनॉमिकली क्या हो गई है, पुअर हो गई है, या कंपनी ने क्या बना लिए हैं, प्लान्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग हैव बीन मेड, यानी हमने कोई प्लान्स बना लिए हैं रीस्ट्रक्चर करने के, तो भी हमारे पास ये इंडिकेटर बन जाते हैं। तो दीज आर द इंडिकेटर जो आपको पता होने चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग अपने पास इसको चेक करते हैं। बाकी तो आपने देखना है कि अगर एसेट अकेला कैपेबल है तो आप उसको अकेले को चेक करेंगे, अगर ग्रुप के साथ कैपेबल है तो ग्रुप में चेक करेंगे, अगर गुडविल है तो गुडविल के लिए आप अपने पास उसको एलोकेट कर देंगे तो बीओ अप्रोच में चेक हो जाएगा, नहीं एलोकेट कर पाएंगे तो बीओ अप्रोच लगाने के बाद टीडी अप्रोच लगाएंगे। कॉर्पोरेट एसेट्स के अंदर भी आप अपने पास उन एसेट्स को अगर एलोकेट कर सकते हैं तो आप बीओ अप्रोच लगाएंगे, नहीं एलोकेट कर सकते तो बीओ अप्रोच लगाने के बाद टीडी अप्रोच लगाएंगे। यानी ये आपके पास एसेट्स की कैटेगरीज हो गई। इंपेयरमेंट लॉस निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको दे दिया था कि सीए माइनस आरए होता है, और उसके अंदर हम इस तरह से कैलकुलेशंस करते हैं। और अभी अभी मैंने आपके साथ एक और बात बताई, वो कौन सी बात बताई, मैंने कहा क्या रिवर्सल भी हो सकता है इंपेयरमेंट का, क्या रिवर्सल हो सकता है, तो इसका पॉइंट है अलाउड फॉर ऑल एसेट्स, सभी एसेट्स के लिए अलाउड है एक्सेप्ट गुडविल for which it is rarely allowed, यानी गुडविल की रिवर्सल नहीं होती है, रेयरली कभी इसकी भी रिवर्सल हो सकती है, वरना ये नहीं होती है। क्या आपके पास इंपेयरमेंट लॉस के भी इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, जैसे आप रिवर्सल करते हैं तो क्या उसके भी इंडिकेटर्स होते हैं? हाँ, उनके इंडिकेटर्स में कौन कौन से एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन सारे नहीं आते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट्स हैव इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली, या इंटरेस्ट रेट्स हैव डिक्रीज्ड सब्सटेंशियली, या फेवरेबल कंडीशंस फॉर द कंपनी। और इंटरनल भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंटरनल इंडिकेटर में क्या है कि कंपनी के उस एसेट का बेस्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो रहा है, यानी एसेट की परफॉर्मेंस क्या हो रही है, बेस्ट हो रही है, या कंपनी ने प्लान्स जो रीस्ट्रक्चरिंग के थे दे हैव ऑलरेडी डन या कंप्लीटेड रीस्ट्रक्चरिंग, कंपनी ने अपने एसेट की रीस्ट्रक्चरिंग कर डाली है। और रिवर्सल का अमाउंट कितना हो सकता है, अमाउंट हो सकता है लोअर ऑफ, दो आइटम्स हैं, आरए माइनस सीए, और दूसरा क्या है, अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस, जो आपका अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस था सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये कि आप इतने रुपए की आप अपने पास रिवर्सल कर सकते हैं। तो दीज आर योर बेसिकली थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। और डिस्क्लोजर मैंने आपको बता दिया कि आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर से मैं एक बार सुना देता हूं डिस्क्लोजर कौन कौन से होते हैं। इंपेयरमेंट लॉस किस एसेट का हुआ हमें यह बताना पड़ता है, इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल में एडजस्ट हुआ कि रिवोल्यूशन रिजर्व में हुआ यह बताना पड़ता है, इंपेयरमेंट लॉस के क्या इंडिकेटर थे यह बताना पड़ता है, इंपेयरमेंट लॉस के लिए कैलकुलेशंस में आपने जो अजम्पशंस लगाई वो कौन कौन सी अजम्पशंस हैं, एनएसपी कैसे निकला, वैल्यू इन यूज कैसे निकला,
RA कैसे निकला, हमें ये बताना होता है। दीज आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ओके, विद दिस स्टैंडर्ड इज कंप्लीट। हमने क्वेश्चंस बता दिए कौन कौन से मस्ट डू क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं, और ये 3 एग्जाम्पल जरूर कर जाना, ये 3 एग्जाम्पल जरूर कर जाना, एग्जाम्पल A, एग्जाम्पल B एंड एग्जाम्पल C, ये जरूर कर जाना, क्योंकि इन एग्जाम्पल्स के साथ ही आपका स्टैंडर्ड पूरा होता है, क्योंकि आपकी किताब में ये क्वेश्चंस पूरे अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली नहीं है। तो अब हम आगे चलेंगे, ठीक है निकपाल।